नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज अपनी परसेंटेज की थर्ड क्लास। 2 क्लास मैंने आपको कैमरे से रिकॉर्ड कर अपलोड करके ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। लेकिन आज ये तीसरी क्लास मैं पेन टैब से इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है उसमें ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी इम्प्रूव नहीं हो पाती। उसके पीछे कारण ये है कि अभी प्रॉपर स्टूडियो बनाने के लिए तो अभी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ कि अब पेन टैब की क्लासेस आपको देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास माइक है तो माइक के थ्रू पेन टैप पर आसानी से हो जाता है, कैमरे में अभी उसका कनेक्शन नहीं हो पाता माइक का। ठीक है, तो इस वजह से वो ऑडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। तो मैं आपको पेन टैप से ये क्लास दूँगा और आगे की सारी क्लासेस पेन टैप से दूँगा। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि कैमरे से रिकॉर्ड करने में बहुत समय जाता है क्योंकि क्वेश्चंस दिखाई नहीं देता, मेरे को पेज से रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को। फिर उसके साथ क्वेश्चन को फिर मेरे को लगाने के लिए एडिटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मैं वन शॉट में अपनी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब उसको एडिटिंग भी करनी होती है। वो 4-6 जीबी की वीडियो फिर एडिट करो, फिर उसके बाद आधे घंटे में वो एडिटिंग होती है। फिर उसके बाद बहुत सारा समय मतलब लग जाता है। इतने समय में मैं उससे ज़्यादा 2-3 वीडियो वैसे ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो इसलिए मैं पेन टैब से इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक लेवल से समझाऊँगा। और अगर आपको तरीका अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमैटिकली वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे। ठीक है? और जो भी व्यक्ति नए हैं, उनको मैं यही बताऊँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है? और टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो जाइएगा क्योंकि जब आपका जिस दिन ये परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आपको इसकी पूरी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है? तो पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा उस पूरी क्लास को रिवाइज़ करने का। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास थर्ड और हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इफ इनकम्स ऑफ रीता एंड गीता आर 1600 रुपीज एंड 2400 रुपीज रिस्पेक्टिवली, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ गीता मोर देन द इनकम ऑफ रीता। यानी कि रीता और गीता की हमें इनकम दी गई है। हमें कहा गया है कि जो रीता की इनकम है वो 1600 रुपए है और जो गीता की इनकम है वो आपकी 2400 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है तो हमें ये बताओ कि गीता की जो इनकम है वो रीता की इनकम से कितना ज़्यादा है, ठीक है? कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये डिफरेंस कितने का है। यानी कि अगर रीता और गीता की इनकम में हम रुपीज़ में डिफरेंस देखें, तो रीता की इनकम 1600 रुपए जबकि गीता की इनकम 2400 रुपए है। अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो हमें पता चलेगा कि गीता को 800 रुपए फालतू में, ये तो बात पक्की है। लेकिन वो हमसे रुपीज़ में नहीं पूछ रहा कि गीता का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या कितना ज़्यादा रीता उसमें कमाती है। हमसे पूछा गया है कि गीता का रीता के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ज़्यादा इनकम है। तो हमें ये तो पता चल गया कि 800 रुपए फालतू आ रहे हैं गीता के। चलो, हमने ऊपर लिख दिया 800 रुपए क्योंकि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि ऊपर हमेशा आपकी चेंज वैल्यू होती है। तो चेंज वैल्यू मतलब या तो इंक्रीज़ वैल्यू होगी या डिक्रीज़ वैल्यू होगी। तो ऊपर 800 रुपए आपको फालतू मिल रहे हैं। किसको? गीता को मिल रहे हैं। अब हमसे पूछा है रीता की इनकम से गीता की इनकम कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो यानी कि बेस किसका रहेगा? रीता का। क्योंकि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? रीता की इनकम के साथ गीता का कंपैरिजन कर रहे हो। तो नीचे किसकी इनकम होगी? रीता की। तो रीता की इनकम कितनी है? आप कहोगे रीता की इनकम 1600। और जब आपको परसेंटेज बनानी होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। अब आप इसे कट करोगे तो 800 बन जाए 800 और इसको कट करोगे तो 800 टू जा 1600। उसके बाद 2 से 100 को काट दोगे 50 बार और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो गीता की इनकम है वो रीता की इनकम से 50% ज़्यादा। कितनी है? 50% ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 50%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज द सेम एज 2/3 ऑफ 90। देखो ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बोर्ड मास में पढ़ा है ना आपने। जब आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो बोर्ड मास, इसमें आपने इस ओ का मतलब हमेशा समझा होगा। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ को हम कहते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो एक्स परसेंट है वाई का वो सेम है। सेम का मतलब बिल्कुल इजिकल टू आ गया। किसके? 2/3 ऑफ 90। तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता लगा। देखो, जब आप परसेंटेज का साइन हटाते हो तो हमेशा नीचे 100 आता है। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर आप कभी भी परसेंटेज बनाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। और कभी भी आपको परसेंटेज गिवन है और इसका साइन हटाओगे तो हमेशा 1/100 से। तो यहाँ पर एक्स के साथ परसेंटेज गिवन है तो जब मैं इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो हमेशा 100 से डिवाइड कर दूंगा। मल्टीप्लाई वाई बराबर 2/3 मल्टीप्लाई 90।
3 से 90 को कट करोगे 30 बार, उसके बाद 100 इधर आ जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 32 जा 60 और 60 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 6000। कितना 6000। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 6000। और यकीन मानना ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं और परसेंटेज के टॉपिक पर ही है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बस आपको हल्के क्वेश्चन दिखा के आपको बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हुए हैं जीडी। ठीक है, तो इसलिए आप परसेंटेज के टॉपिक को अपनी मजबूत पकड़ कर लो और अपनी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पर अच्छी पकड़ कर लो, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे कम से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा लंबी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। द वैल्यूएशन ऑफ हाउस डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% इन अ ईयर। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी वैल्यू में कमी आना, घाटा आना। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब होगा वैल्यू में घाटा आना। ठीक है, इकोनॉमिक में भी आप डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बोलते हो कि घाटा हो जाना। कंपेयर टू इट्स वैल्यू एट दी कंपेयर्स टू दी वैल्यू एट द, ये फालतू में, एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, यानी कि अगर उसे पहले साल के साथ कंपैरिजन किया जाए, जो वैल्यू है हाउस की वो 10% एक साल में घट रही है और उसका कंपैरिजन साल के सबसे शुरू वाले ईयर से आपको करना है। इफ द करंट वैल्यू ऑफ दैट हाउस, अगर उस हाउस की इस समय करंट वैल्यू 40 लाख रुपए है, तो बताओ 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये डेप्रिसिएशन वाले सवाल होते कैसे, एक बार इसको हिंदी में समझते। वो आपसे कह रहा है कि 10% जो वैल्यू है वो हाउस की घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है 3 साल बाद बताओ उस हाउस की कीमत कितनी रह जाएगी। भाई आप ये बताओ कि हाउस की कीमत इस समय कितनी है, 40 लाख रुपए। कितनी है, 40 लाख रुपए इस समय हाउस की कीमत है। 3 साल लगातार 10% 10% इसकी कीमत घटती है। अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप 40 लाख का 10% निकालो, फिर उसे 40 लाख में से माइनस करो, फिर अगेन 10% निकालो, फिर उसे बचे हुए में से माइनस करो, फिर अगेन 10% निकालो, फिर उसे बचे हुए में से माइनस करो, तब आपका आंसर है। यानी कि यहाँ पर आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। और दूसरा तरीका क्या कहता है, आप देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यही होती है 1/10। तो जब इसका मतलब क्या है कि जो 10 है वो तो इसकी एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में होता है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि 10 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू। एक क्या है, ये एक वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। अब चेंज में क्या कहा गया, डेप्रीशिएट, यानी कि घट रही है। अगर 10 में से एक वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब ये है कि जो 10 की कीमत है वो पहले साल 9 रही, अगले साल भी 10 की कीमत 9 हो गई और तीसरे साल भी 10 की कीमत 9 हो गई। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, यानी कि जो नीचे है वो आपकी एक्चुअल कीमत है और जो ऊपर है वो आपकी वैल्यू घटने के बाद जो बच गई उतनी है। यानी कि घर की जो कीमत थी वो पहले 10 थी, लेकिन 10% घटी पहले साल तो वो 10 से 9 हो गई। अगले साल भी 10% घटी तो वो फिर दोबारा से 10 से 9 हो गई। फिर अगले साल 10% घटी तो वो फिर दोबारा से 10 से 9। क्योंकि एक क्या है, एक आपका डेप्रिसिएशन, ये वो वैल्यू है जो हर साल घट रही है। समझ गए बात, तो इसको 10 में से घटा दो, 10 में से घटाओगे तो 9, 10 में से घटाओगे तो 9 और 10 में से घटाओगे तो 9। 3 साल तक डेप्रिसिएशन हुआ इसलिए मल्टीप्लाई भी 3 बार हुई। अब अगर आप इसे कट करो तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो यही खत्म। ठीक है, क्या बचा आपके पास, बचा 4000 मल्टीप्लाई, और यहाँ 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है तो 9 की क्यूब याद कर लो, 729। ठीक है, 729। अब देखो अगर हम इसको यूनिट डिजिट से करें तो 9 की जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे 9 4 जा 36, यानी कि लास्ट की डिजिट 6 होगी और 3 जीरो तो लगेंगी लगेंगी, 3 जीरो तो है ही है, तो यानी कि 6000 होना चाहिए आखिरी में। तो यहाँ पर 6000 है लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर 6000 है, यहाँ पर 6, यानी कि अभी 3 आंसर है, तो हमें पूरा ही कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई करते हैं। हम करेंगे 9 4 जा 36, 3 कैरी, फिर उसके बाद 4 2 जा 8 और 3 1, कितना हो गया 11, 7 4 जा 28, 28 में 1 जोड़ दोगे तो 29 और 3 जीरो आगे लगा दो, तो यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, आप कहोगे इसका जो आंसर होगा वो होगा 29,16,000 रुपए। एंड या आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। तो ये आपका सही आंसर है कि 29,16,000 रुपए उस घर की कीमत रह जाएगी 3 साल बाद। ठीक है, आपके पास आज कोई एक घर है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए और हर साल उसकी 10% कीमत घट रही है और ऐसा 3 साल तक हुआ, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि भाई पहले साल मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 10 थी, लेकिन हर साल वो 9 हो गई है, हर साल वो 9 हो गई और ऐसा 3 बार हुआ, तो इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई कर दी और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू थी।
ठीक है, तो आपके पास जो निकल के आएगी वैल्यू वो क्या होगी, वो आपका बिल्कुल 3 साल बाद की एक्चुअल वैल्यू होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। ठीक है, आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप उस पर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल चैनल को, तो आपको आज की पूरी क्लास की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, जो आपके मैं कर रहा हूँ इसी तरह से सॉल्यूशन के साथ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अब देखो, जब भी आपको परसेंटेज मिलती है तो आप हमेशा दिमाग वहीं लगाते हो, यहाँ पर केवल और केवल 10%, 20%, बाकी कोई डाटा दे ही नहीं रहा। याद करो, मैंने अपने दूसरी क्लास में बताया था सक्सेसिव वाला मेथड। सक्सेसिव मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपको कोई 2% दे रखी है, एक x% है और एक y%, अगर ये दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर दोनों वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है। डायरेक्ट याद करो। और अगर एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू आपकी घट रही है, तो इस केस में फॉर्मूला हो जाता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अगर x% घटता तो माइनस का x हो जाता, प्लस का y, ये माइनस भी है। समझ रहे हो बात? तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो। अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हर जगह प्लस है, लेकिन अगर एक भी वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी तो एक उसी जगह माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपसे कह रहा है कि 10% की वैल्यू रिड्यूस हुई है, यानी कि ये तो कम हो गई, और 20% की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो आप ऐसा समझो कि x का मतलब है 10% और y का मतलब क्या है, सॉरी, माइनस का 10%, क्योंकि रिड्यूस हुई है ना, और y का मतलब क्या है, प्लस का 20, क्योंकि ये इंक्रीज हुई। अब आप इसको फॉर्मूले में रखो। आपका फॉर्मूला क्या है, ये x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स आपका कितना, -10, लेकिन y इस बार प्लस में होगा। देखो, मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था वो तब लिखा था जब y की वैल्यू घट रही हो, लेकिन यहाँ y की वैल्यू बढ़ रही है, x की घट रही है, तो जिसकी घट रही है उसी के साथ माइनस को इस्तेमाल करो। माइनस, फिर x कितना है 10 और y कितना है 20 अपॉन में 100। ठीक है, अब आप इसे अगर सोल्व करोगे तो -10 प्लस 20 कितना जाएगा, प्लस के 10, माइनस इसको सोल्व करोगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, तो यानी कि आपका आ जाएगा 2 बन जा 10 में से 2 गए तो आपका कितना परसेंट आएगा, 8। अब 8% प्लस का आया तो इसका मतलब 8% की वृद्धि हुई, यानी कि 8% की वृद्धि होगी। तो जो वैल्यू होगी वो 8% बढ़ जाएगी। आ गया समझ? अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहते हो, चलो अब आप इसको बेसिक से भी ठीक है, अब बेसिक से समझ लो। बेसिक से भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा कि 8% की वैल्यू बढ़ेगी। जब हम इसे बेसिक से करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, और आसान होता है कि हम उसे 100 मान लें। ठीक है, क्योंकि 100 पर काम करना आसान होता है, तो इसलिए हम 100 मान लेंगे उसको। अब इसे बेसिक से समझें। देखो, मैंने लेट कर लिया कि किसी आर्टिकल का जो प्राइस है ना, लेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हमने मान लिया 100। ठीक है, अब कह रहा है आर्टिकल की 10% की कीमत घट गई। अब 10% अगर आप इसका रिड्यूस कर दोगे, 10% अगर रिड्यूस कर दोगे, तो इसका मतलब क्या है कि 100 का 10% आपने कम कर दिया। भाई 100 अपने आप में खुद 100% की वैल्यू। ठीक है, तो अगर उसका 10% रिड्यूस करोगे तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो 100 में से 10 रुपए गए तो अब कितने बचेंगे आपके पास, आप कहोगे जी 90। फिर कह रहा है फिर उसके बाद 20% वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इस 90 का 20% बढ़ा दिया गया। और मैंने आपसे कहा है कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यही होता है। तो नीचे तो हमेशा टोटल वैल्यू होती है और ऊपर हमेशा आपकी वैल्यू वो होती है जो चेंज हुई है, या तो वो बड़ी होगी या घटी होगी। तो आपका जो 1 है वो क्या है, वो इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंक्रीज हुआ है 5 में 1 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, वैल्यू 6 हो जाएगी। इसे सॉल्व करोगे तो 14, 14 6 कितना आ जाएगा, 80। कितना आ जाएगा, 84। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है तो हमें ये बताओ कि नेट इफेक्ट क्या हुआ होगा डेली सेल पर। डेली सेल पर कितना इफेक्ट आया। अब देखो, आपका जो प्राइस था वो कितना है, 100 रुपए, और अब कितना आ गया, 20% बढ़ने के बाद, अरे सॉरी सॉरी, गलत हो गया, 18 आएगा, वही 18 आएगा। ठीक है, तो 18 सिक्स कितने हो जाएंगे, 108। तो पहला प्राइस कितना था, 100 रुपए, और अब 10% रिड्यूस और 20% इंक्रीज करने के बाद प्राइस कितना हो गया, 108 रुपए। तो कितने रुपए फालतू हुए, 8 रुपए। कितने पर, 100 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है।
तो बेसिक से भी वही आंसर आया और जो मैंने सक्सेसिव मेथड करवाया उससे भी सेम आंसर। तो आप दोनों में से जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। सक्सेसिव वैसे आसान है, सक्सेसिव से ही करना सीखो। और तीसरे क्वेश्चन, चौथे चौथा क्वेश्चन है सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 40% देन इंक्रीज बाय 40%, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द सैलरी। आसान है, सेम दो परसेंटेज दे रखी है, देखो इसको तो आप खुद भी कर लो चाहे वीडियो पोस्ट करके। 40% डिक्रीज होती है और 40% इंक्रीज होती है। तो आप कहोगे कि x का मतलब है -40 और y का मतलब है +40, ठीक है। हमारे पास वही है फॉर्मूला, -40 +40 फिर -40 इंटू 40 और अपॉन में 100। भाई ये तो कट गया क्योंकि +40 -40 तो कट गए। आपका कितना बचा, आप कहोगे माइनस का 4 चौक 1600 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो काट दो, तो नेट जो आपका हुआ है वो कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है, आप कहोगे 16%। 16% इज द राइट आंसर। बताओ, आ गया क्वेश्चन आसानी से। 16% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। तो 16% का रिडक्शन, ठीक है। बेस से करना चाहते हो भाई बेसिक से कर लो, आपकी जैसी इच्छा। 100 मानो, 100 का 40% घटाओगे 60 आएगा, 60 का 40% फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 2/5 होगा 40%, यानी कि 7/5 की मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। फिर उसे सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप परसेंटेज निकालोगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो आसान है, आप सक्सेसिव मेथड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जय हैज 500 रुपीज इन हिज पेटीएम वॉलेट। जय के पास उसकी पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए। ही फर्स्ट, यार ये जो है टाइपिंग में एरर होता है। ही फर्स्ट इंक्रीज हिज बैलेंस बाय 20% एंड देन टेकन बाय 25%। क्या होता है कि वो पहले अपने इनकम को 20% बढ़ाता है, फिर उसको बाद में 25%, ठीक है। यानी कि पहले 20% बढ़ाया, फिर 25% बताया बढ़ाया। तो आपको ये बताना है कि नेट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा। यार सेम सवाल है आपका, इस 500 से कोई लेना देना है ही नहीं। आपसे ये नहीं पूछा कि बढ़ने के बाद रुपए कितने हो जाएंगे, आपसे तो ये पूछ रहा है कि नेट परसेंटेज कितना बढ़ेगा। सक्सेसिव मेथड लगाओ, दोनों जगह वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि एक्स भी प्लस का 20% है और वाई भी आपका प्लस का 25%। फॉर्मूला लगा दो, आप कहोगे 20 + 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करोगे 20 और 25 कितने होते हैं 45, इसको काटोगे तो 4 और 4 से इसको काटोगे 5 +5, तो बताओ नेट परसेंट कितना बढ़ जाएगा 50%। तो सीधा सीधा आपका इसका आंसर कितना हो गया 50%। यानी कि अगर जय 500 रुपए जो उसके पेटीएम वॉलेट में पड़े हैं, अगर वो उसका बैलेंस 20% बढ़ाने के बाद फिर दोबारा 25% बढ़ाएगा, तो कितना नेट परसेंट उसका बैलेंस बढ़ेगा, 50% का उसका नेट बैलेंस। आ गया समझ, आ गया समझ। तो अगर आपसे ये भी पूछता कि उसके पेटीएम वॉलेट में अब कितने रुपए होंगे, तो आप सीधा समझो 500 का 50% कितना हो गया, 50% का मतलब आधा ही, तो 500 का आधा कितना होगा 250, तो 500 में 250 और जोड़ दो 750 रुपए उसके पेटीएम वॉलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड द ब्रिटनम, यार ये वर्ड कहां से आया, टाइपिंग में एरर है, ठीक है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि पहले किसी नंबर को 10% बढ़ाया गया है, फिर उसको 20% घटाया गया है। तो बताओ उसका नेट वैल्यू में कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ, वो आपको पता। सेम क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट करके चाहे खुद ही कर दो, फिर भी मेरे मैं तो कर पाऊंगा। देखो 10% को बढ़ाया गया है, फिर 20% को घटाया गया, ठीक है। कर लो, आप कहोगे 10 -20 -20 इंटू 10 अपॉन 100। भाई 10 में से 20 गए माइनस का 10, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो, आप कहोगे -2 तो कितना आ जाएगा -12, यानी कि 12% क्या हुए कम हुए। तो ये रहा आंसर, 12% की कमी हुई। देख रहे हो सक्सेसिव मेथड कितना काम आपके आने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको अच्छे से कर लो तैयार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन थोड़ा सा और देखो आया। कह रहा था सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन इट डिक्रीज बाय 25%। भाई आपको सैलरी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे ये पूछ रहा है, हमें तो ये बताओ नेट परसेंटेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आप कहोगे कि एक्स आपका +15% हो गया, ठीक है, वाई आपका -25% हो गया। कर दो, आप कहोगे 15 -25 -15 इंटू 25 और अपॉन में 100। 15 में से 25 गए माइनस का 10, -25 चौका 100, ठीक है। और अब 4 से 15 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 4 दिया 12 बचेंगे 3 पॉइंट, 4 सत्ते 28 बचेंगे कितने 2, 4 पंजे 20।
अब इसे अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, -13.75%, यानी कि 13.75 की जो होगी वो वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, क्योंकि आंसर माइनस में आया है, तो इसलिए 13.75% की कमी रहेगी उसकी सैलरी। आगे क्वेश्चन समझ, बेसिक मेथड से जाओगे तो वही मैंने आपको बताया, सैलरी है तो 100 ना मान के 1000 मान लेना, लेकिन 100 पर भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें यार टाइम ज्यादा लगेगा, सक्सेसिव मेथड से ही करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए की इनकम 40% ज्यादा है बी की इनकम से, देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट सारे ही, क्योंकि सब एसएससी में पूछे। ए की इनकम 40% ज्यादा है बी की इनकम से, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी अर्न लेस है ए और लगा लो। तो ये कह रहा है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है। भाई अब तुम यहाँ पर अपना वो कैलकुलेशन दिमाग ऐसे मत लगा लेना कि ए की इनकम अगर 40% बी की इनकम से ज्यादा है तो बी की इनकम ए की इनकम से 40% ही कम होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इतना लॉजिक मत लगाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो आपसे कह रहा है 40% इनकम बी की इनकम से ज्यादा है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरफ ए को लिखते हैं, एक तरफ बी को लिखते हैं। मैं इसका आसान तरीका आपको बताऊँ, आप क्या मानो, बी की इनकम को आप मान लो कि 100 रुपए, क्योंकि 100 से परसेंटेज निकालना आसान है। अब आपसे कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम से 40% ज्यादा है, तो बी की इनकम 100 है, 100 का 40% 40 रुपए, तो 100 से 40 रुपए और फालतू कर दो तो 140 रुपए कौन कमाता है, ए कमाता, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो निकालो। रेशियो का मतलब क्या होता है, यानी कि 140/100 ऐसा, ठीक है, बेसिक से ही आप समझो, वरना आप यहाँ पर ये कर सकते हो, 0 से 0 काट दो, रेशियो निकाल दो, फिर 2 7 जा 14 और 2 5 जा कितना 10। अब आप खुद बताओ, ए की इनकम 7 रुपए और बी की इनकम 5 रुपए, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है, आप कहोगे 2 रुपए कम है पूरे, तो 2 रुपए कम है किसकी इनकम से, ए की इनकम से, क्योंकि ए की इनकम के साथ भी तो बी की कंपेयर करनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200/7, ठीक है। और जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये हो जाएगा 28/4/7%, ठीक है। ये जो है ना, ये फ्रैक्शन है, ये इस तरीके से लिखी हुई है 18/4/7, ये लिखी हुई है 21/3/7, ये लिखी हुई है 28/4/7, और ये लिखी हुई है 25/37/7। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी है, वो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। समझ गए बात को, आओ अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान यार, फिर दोबारा से देखो, 2% है, 8% पूछ रहा होगा, क्या कहोगे भाई, 8% कम है और 12% ज्यादा है, -8 × 12/100, देखो -8 + 12, ये तो हो गया प्लस का 4, -12×8=96/100, ठीक है। 4 माइनस पॉइंट लगा दो, जितनी नीचे जीरो है पीछे से डिजिट गिन के उतने के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2 जीरो है पीछे से 2 डिजिट गिनो, पॉइंट लगा। 4 में से 0.96 को माइनस करना है भाई, 4 में से 0.96 को माइनस करना है, अप्रोक्सीमेटली आंसर देना, देखो ये रहा, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.04, कितना आ जाएगा 3.04। अब 3.04 यानी कि आंसर इज 3%, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में देना, तो 3.04 को आप 3% भी बोल सकते हो, 3.04 को आप अप्रोक्सीमेटली 3% भी कह, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, आज स्लाइड में ऐसे ही क्वेश्चन है सर, एक नंबर 20% बढ़ा है और फिर 20% घट गया है, यार इसको तो आप खुद कर लेना होमवर्क, तो ये होमवर्क है, कर लेना इसको, ठीक है। 20% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, इसको तो तुम खुद ही कर लेना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो इसको आप दोबारा कर लेना प्रैक्टिस के तौर पर। आओ इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये शायद स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन। A scooter's value was reduced by 20%. It is now worth 72,000 रुपए. What is its original price? बहुत आसान क्वेश्चन, मैं आपको उसको आसान तरीके से समझाऊंगा। इस स्कूटर की वैल्यू 20% घटने के बाद उसकी कीमत 72,000 रुपए रह गई, तो उसकी पुरानी कीमत क्या रही होगी, यानी कि जब 20% ना घटा होगा तो उस वक्त उसकी कीमत क्या रहेगी। अब ये बताओ, किसी की वैल्यू अपने आप में 100% ही होती है, 100% का 20% कम होगी वैल्यू, यानी कि जो 72,000 रुपए हैं ये कितने परसेंट के, ये 80% की कीमत, कितने 80% की कीमत, क्योंकि 20% कम हो गई, तो 100 में से 20 गया, आप बचाओगे 80%, तो 80% की कीमत कितनी है, 72,000। तो आप पहले 1% की कीमत निकालो,
आप कहोगे 72,000 अपॉन 80। फिर आपको निकालनी है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल तो अपने आप में 100% ही था, तो मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो काट दो, 8 से कट जाएगा, 8 में 72, 2 जीरो, तो आपकी जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी? 90,000। कितनी आएगी? 90,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, देखो ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से करना चाहते हो तो ऐसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब ये जो एक है ये क्या हुआ है? 20% घटी है ना, तो यानी कि एक को माइनस करो, तो आप कहोगे 5 में से एक गया 4, यानी कि 20% घटने के बाद कीमत 4 थी, और 4 का मतलब उसने क्वेश्चन में कितना बोला है? 72,000 रुपये। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहोगे 72,000 अपॉन 4, और आपसे टोटल वैल्यू का पूछ रहा है, तो टोटल वैल्यू तो हमेशा नीचे ही होती है, कितनी है? 5। तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो 5। अब इसे सोल्व कर दो, तो आप कहोगे 4 से कितनी बार कटेगा? 80, और 3 जीरो, और 18,000 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 90,000 ही आंसर। आप दोनों मेथड में से जिससे चाहे उससे कर लो, ठीक है। जो भी आंसर आसान लगे आप उसको यहाँ पर एडॉप्ट कर लो और उस क्वेश्चन को उसी तरीके से, लेकिन प्रैक्टिस लगाते रहिएगा बार बार। अगला क्वेश्चन कितने रह गए? 2 रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। यार ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसको आप होमवर्क में कर लेना, वैसे मेरे को याद आ रहा है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला कह रहा है रामू की जो सैलरी है वो 10% कम है भीमा की सैलरी से। भीमा की सैलरी रामू की सैलरी से कितना? एक तरफ रामू आ गया, एक तरफ भीमा आ गया। अब हमसे कह रहा है रामू की सैलरी 10% कम है भीमा की सैलरी से। अगर भीमा की सैलरी 100 रुपए तो रामू की 10% कम कर दो, मेथड लगा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो। यानी कि रामू अगर 9 रुपए कमा रहा है तो भीमा यहाँ पर कितने रुपए कमा रहा है? 10 रुपए। तो अब आप बताओ भीमा कितने रुपए फालतू कमा रहा है? आप कहोगे 1 रुपया फालतू, 1 रुपया फालतू कमा रहा है, और रामू कितने कमा रहा था? 9। क्योंकि आपको रामू की सैलरी के साथ भीमा की सैलरी को कंपेयर करना, तो बेस वैल्यू हमेशा किसकी रहेगी? रामू की। तो एक का फायदा हुआ है रामू की सैलरी पर, रामू की सैलरी 9 थी, जबकि एक फालतू भीमा कमा रहा था, इंटू 100। और आप सभी जानते हो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू में ऑलरेडी कल मतलब पहले लेक्चर में बता चुका था 11.11%। सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, 11.11% इसका सही आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें अप्रोक्सीमेटली शायद 12 क्वेश्चन करे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए, तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, यही जो सॉल्यूशन मैंने आपको करें इस सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। और जैसे जैसे क्लासेस आपकी आती रहेंगी वैसे वैसे हम लेवल को भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अभी आप ये मत सोचना, देखो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो ये लेवल भी अपने आप में हार्ड ही होगा, लेकिन जो तैयारी में ऑलरेडी है वो तो ये कहेंगे क्या बच्चों वाले सवाल है, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने फिर बोला कि मैं रूट लेवल से लेकर चलूंगा आपको, अच्छे बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे और फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, डायरेक्ट हमें ऊपर वाली सीढ़ी पर चलानी है। हाँ, ठीक है, तो इसलिए आपको बेसिक से करवा रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।